तो ये किस तरह का डर होता है कि सिविल सर्विस में बाई चांस मान लो नहीं भी हो पाया तो डर क्यों? डर इसलिए रहता है क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट है इस एग्ज़ाम में आपकी। आप इतना पढ़ते हैं, आप इतने स्टेजेस, इसमें 3 स्टेजेस हैं, आप इसमें इतना इन्वेस्टमेंट जाता है आपका, इमोशनल, मेंटल, आपके ईयर्स जाते हैं इसके अंदर, और रिज़ल्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत एक्चुअली रंग लाएगी या नहीं लाएगी। तो आई थिंक वो डर जो है वो हमेशा रहता है जब भी कोई स्टार्ट करता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी, आपने इकोनॉमी के लिए क्या क्या सोर्सेज पढ़े? नेक्स्ट आईएएस के लेक्चर्स जो मैंने फाउंडेशन कोर्स में किया था, विभास सर के लेक्चर्स, रेड्डी सर के लेक्चर्स, दे रियली हेल्प्ड मी बिल्ड माय बेस। सो बोथ फॉर माय प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस मेरे यही 2 सोर्सेज रहे हैं। आपने अपने आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले ही मेंस में आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही? मैं जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ लेती थी या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लेती थी, मैं उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देती थी। और मैं कोशिश करती थी कि मैं हर दिन 2 से 3 आंसर्स लिखूं, चाहे वो मेरे ऑप्शनल के हों, चाहे वो जीएस के हों, जो भी मैं पढ़ रही हूँ उससे रिलेटेड 2 to 3 आंसर्स मैं लिखूं। इस जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तब मुझे लगा था कि यार मैं एक मेडिकल फील्ड की हूँ, मैं बिल्कुल अपने ऑपोजिट फील्ड में चली गई हूँ जहाँ कोई कनेक्शन नहीं है मेरी ग्रेजुएशन से। तब मुझे बहुत सेल्फ डाउट हुआ था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ। बट आई थिंक विद द सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, विद सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, थोड़ा खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करके आई रियलाइज्ड कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ। सो आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। दोस्तों, मैं हूँ बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट आईएएस, और मेरे साथ हैं यशवी जैन। यशवी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 97 इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025, और वो नेक्स्ट आईएएस की जनरल स्टडीज फाउंडेशन बैच की स्टूडेंट रह चुकी हैं। आज इनसे जानते हैं इनकी सफलता में किस तरह इनकी स्ट्रैटेजी रही और प्रिपरेशन सोर्सेस ऑफ स्टडी एंड प्लान ऑफ एक्शन क्या था। तो यशवी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट when you started your preparation, because you come from the medical background and you decided to go for civil service, so what was the time frame when you thought of for civil service? So sir, I graduated in 2023. तो इंटर्नशिप थी मेरी 2023 में ही चल रही थी, विच इज़ ड्यूरिंग व्हेन आई डिसाइडेड कि मे बी आई शुड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स है। एंड यू नो हमेशा एक बारी जो चीज़ मुश्किल, जिससे डर लगता है, मुझे लगता है वो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग जब मैंने अपनी इंटर्नशिप के टाइम डिसाइड किया था कि मैं एक बार ट्राई करूँगी। तो ये किस तरह का डर होता है कि सिविल सर्विस में बाई चांस मान लो नहीं भी हो पाया तो डर क्यों? डर इसलिए रहता है क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट है इस एग्ज़ाम में आपकी। आप इतना पढ़ते हैं, आप इतने स्टेजेस, इसमें 3 स्टेजेस हैं, आप इसमें इतना इन्वेस्टमेंट जाता है आपका, इमोशनल, मेंटल, आपके ईयर्स जाते हैं इसके अंदर, और रिज़ल्ट बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत एक्चुअली रंग लाएगी या नहीं लाएगी। तो आई थिंक वो डर जो है वो हमेशा रहता है जब भी कोई स्टार्ट करता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर फियर ना हो तो सक्सेस ना हो। फियर जब होता है ना, फियर ऑफ फेलियर की, भाई कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए, तो फिर लोग हार्ड वर्क करते हैं, फिर उसमें सक्सेसफुल होने के लिए जी जान लगाते हैं। सो आई ऑलवेज बिलीव कि फियर ऑफ फेलियर इज सम टाइम गुड ऑल्सो, बट ये कहीं आपका स्ट्रेस ना बन जाए या आपके थॉट को कहीं वो कैप्चर ना कर ले, उसके लिए थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। Then you started the journey of the UPSC after completing your graduation. तो इनिशियल डेज कैसे, मेडिकल बैकग्राउंड से आकर के इनिशियल डेज में क्या बिगनिंग थी? यू स्टार्टेड विद एनसीईआरटी और यू स्टार्टेड डायरेक्टली विद द क्लासेस? इनिशियली मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी 9th to 12th की, क्योंकि आई थिंक गोल्डन स्टैंडर्ड वही है सबसे पहले उससे स्टार्ट करने का। तो 9 to 12 की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी ये समझने के लिए कि मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या मैं ये आगे कंटिन्यू कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। फिर वो पढ़ के मेरे को समझ आया कि हाँ ये इंटरेस्टिंग तो है, डुएबल है, इसको आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। विच इज़ व्हेन उसके बाद मैंने नेक्स्ट आईएएस फाउंडेशन कोर्स में, जनरल स्टडीज़ फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करा था। एंड तब से आई थिंक फुल फ्लेजेडली मैंने अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करी थी। और आपका तो ये सेकेंड अटेम्प्ट ही था, एंड फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू एंड रैंक अंडर 100। तो ये कॉन्फिडेंस पहले से था या धीरे धीरे फिर ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ?
आई थिंक यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते हैं. इसमें ऑल यू कैन डू इज़ गिव योर बेस्ट. यू कैन जस्ट ट्राई एंड यू कैन जस्ट डू एवरीथिंग इन योर कैपेसिटी. सो उसके बाद जो रिजल्ट है वो कुछ आपका हार्डवर्क है, कुछ लक है, कुछ आपकी राइट स्ट्रैटेजी है. तो आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स विच इंश्योर सक्सेस. बट थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ता है कि अगर आपने ये जर्नी टेक ऑन करी है तो आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं एंड यू कैन सी इट थ्रू द एंड. Those aspirants who start the journey of UPSC, some of them succeed, but many of them are not succeeding. वो क्या लेके जाते हैं जो सफल नहीं हो पाते यहाँ पर? मेरे को लगता है यूपीएससी आपको बहुत कुछ सिखाता है. सिर्फ पढ़ाई तो आई थिंक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बट यूपीएससी आपको पेशेंस सिखाता है. इट टीचेस यू हाउ टू नॉट ओनली वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट. आपको दीन दुनिया की इतनी नॉलेज मिल जाती है कि आप इसके बाद भी अगर किसी भी फील्ड में जाएंगे यू विल एक्सेल इन लाइफ. इट टीचेस यू हाउ टू बी अ गुड पर्सन. जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो गुड पर्सन के साथ आप गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री भी बन जाते हैं. Rightly said. सो आप सिर्फ एज अ सिविल सर्वेंट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री हो, ठीक है, बट बीइंग सिविक कॉन्शियस, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन डू इट इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ. Right. यू डोंट हैव टू बी अ सिविल सर्वेंट. तो आई थिंक जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो वन वे और द अदर सक्सीड ज़रूर करता है लाइफ ये में. आपने बहुत सही कहा कि प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द सिलेक्शन. Even you are not selected, you gain a lot of extra skills which are useful in life, and you will be a very good citizen, an educated citizen who understands the pros and cons of any policy which comes. आज वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसका हमारे जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा, एटलीस्ट सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो सीरियस एस्पिरेंट्स वो समझ पाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इस जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा? ऐसी कोई फेज आई आपकी प्रिपरेशन में जब आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ हो? आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था जब मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था. तब मुझे लगा था कि यार मैं एक मेडिकल फील्ड की हूँ, मैं बिल्कुल अपने ऑपोजिट फील्ड में चली गई हूँ जहाँ कोई कनेक्शन नहीं है मेरी ग्रेजुएशन से. तब मुझे बहुत सेल्फ डाउट हुआ था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ. बट आई थिंक विद द सपोर्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, विद सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, थोड़ा खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करके आई रियलाइज्ड कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ. सो आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. सो आई कंटिन्यूड विद माई जर्नी एंड आई वर्कड हार्ड. आई अंडरस्टूड द एग्ज़ाम अ लिटिल बेटर एंड आई थिंक आई चेंज्ड माई स्ट्रैटेजी इन द राइट डायरेक्शन. सो Prelims is very dicey, and especially CSAT for the non-engineering, non-maths students. At time it becomes tricky. मेडिकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए CSAT इज इट चैलेंज, या आपका आराम से इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ा और इसमें हो गया क्वालिफाई? नहीं, डेफिनेटली एक्स्ट्रा एफर्ट तो CSAT में लगता ही है एज अ मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि 10th क्लास के बाद मेरे पास नहीं थी मैथ्स. तो बहुत डॉन्टिंग लगता है एकदम से CSAT करना. बट CSAT इज़ नॉट जस्ट मैथ्स. CSAT इज़ योर एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट, विच अ लॉट ऑफ आई थिंक एस्पिरेंट्स फॉरगेट टू फोकस ऑन. तो आपका इसमें 3 पार्ट्स हैं. आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आपकी रीजनिंग पार्ट है एंड देन आपका मैथ्स है. करेक्ट. सो अगर आपका मैथ्स वीक पार्ट है तो आप अपने पहले 2 पार्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए और मैथ्स इतनी कर लीजिए कि आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ द क्वालिफाइंग लाइन. हम ओवर फोकस कर लेते हैं मैथ्स पे और हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग को छोड़ देते हैं पीछे. सो आई थिंक वो बैलेंस अगर आप ढूंढ लेते हैं CSAT में कि आपके लिए कैसे वो वर्क कर सकता है. एंड दैट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट. कोई मैथ्स इंजीनियरिंग वाला है उसके लिए आप मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा फोकस कर लो. ह्यूमैनिटी साइड, मेडिकल साइड वाले स्टूडेंट्स दे कैन स्टार्ट विद द RC हो गया, रीजनिंग सेक्शन हो गया एंड देन गो टू द मैथमेटिक्स. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रही थी क्योंकि मैथ्स वाज डेफिनेटली नॉट माय स्ट्रॉन्गेस्ट सूट. तो मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को काफ़ी अच्छे से समझा था कि यूपीएससी कैसी लैंग्वेज यूज़ करती है, एग्जामिनर्स कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं इवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो आपको काफ़ी समझ आ जाता है पैटर्न्स और कैसे उन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की भी एक्यूरेसी कैसे इम्प्रूव करनी है. राइट. आंसर राइटिंग को लेकर के ना हमेशा एक डिबेट ही चलता रहता है, व्हाट टू राइट, हाउ टू राइट. और कुछ लोग तो इसको बहुत मतलब उनके लिए चैलेंज होता है कि आंसर कैसे अच्छा लिखें.
आपने अपने आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया, क्योंकि पहले ही मेंस में आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही? आंसर राइटिंग में मुझे लगता है कोई वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं है. डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल. मुझे लगता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में. बहुत लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं सिलेबस ख़त्म हो जाएगा फिर हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे. मैंने ये चीज़ नहीं की थी. मैं जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ लेती थी या कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लेती थी, मैं उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देती थी. और मैं कोशिश करती थी कि मैं हर दिन 2 से 3 आंसर्स लिखूं, चाहे वो मेरे ऑप्शनल के हों चाहे वो जीएस के हों. जो भी मैं पढ़ रही हूँ उससे रिलेटेड 2 to 3 आंसर्स मैं लिखूं. इनिशियली हमेशा आंसर्स अच्छे नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जब आप अपने आंसर्स को एनालाइज करते हैं, आप टॉपर कॉपीज़ देखते हैं, आप समझते हैं डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, तो धीरे धीरे आपकी वो चीज़ें इंप्रूव होने लग जाती हैं. आपको समझ आ जाता है कि आपको डिमांड कैसे हिट करनी है, आपको इंट्रोडक्शंस कंक्लूजन्स कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन को ब्रेक कैसे करना है. बट आंसर राइटिंग का एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आंसर राइटिंग, उतनी आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी. प्रैक्टिस मेक्स ए वुमेन आल्सो परफेक्ट. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो आंसर राइटिंग आपने बहुत अच्छे से, बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इट मीन्स एंड हाउ यू डिड इट. कमिंग टू द जनरल स्टडीज सब्जेक्ट्स, एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअली. लेट्स से स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी. आपने इकोनॉमी के लिए क्या क्या सोर्सेज पढ़े? नेक्स्ट आइज के लेक्चर्स जो मैंने फाउंडेशन कोर्स में किया था, विभास सर के लेक्चर्स, रेड्डी सर के लेक्चर्स, दे रियली हेल्प्ड मी बिल्ड माय बेस. सो बोथ फॉर माय प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस मेरे यही 2 सोर्सेज रहे हैं. मैंने अपने सोर्सेज को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा है. मैं ज़्यादा सोर्सेज को रेफ़र नहीं करती थी. मैं 1-2 सेट सोर्सेज पकड़ लेती थी और उसी के अंदर करंट अफेयर्स की चीज़ें ऐड कर ली. जो आंसर राइटिंग मैंने करी उसमें जो मेरे को मॉडल आंसर्स मिले उनसे चीज़ें ऐड कर ली. तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती. एंड व्हाट अबाउट साइंस एंड टेक? साइंस एंड टेक मुझे लगता है बहुत करंट बेस्ड है. तो मैंने कोई एक बुक एज सच फॉलो नहीं करी साइंस एंड टेक के लिए. मैं करंट से कोशिश करती थी अपने आप को बहुत अक्वेंटेड रखने का. और थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपकी रिपीटेड पूछी जाती हैं वो चीज़ें मैंने पढ़ ली थी. वो भी मेरी फाउंडेशन क्लासेस के अंदर जो रिपीटेड चीज़ें होती हैं वो अच्छे से कवर हो गई थी, विच हेल्प्ड मी आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एंड बाकी चीज़ें मैं करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ती थी. तो एक तो आपने बताया कि नोट्स पढ़ लिए क्लास के, अयाज खान सर के. हाँ, अयाज सर के. और उसके अलावा फिर आपने करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से इंटीग्रेट करा उसको, मतलब यू स्ट्रेंथन दैट फ्रॉम दैट. बिल्कुल. ओके. नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी, अनदर सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड. तो उसको कहाँ से पढ़ा आपने? ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है एनसीईआरटीज विल ऑलवेज बी अ गोल्ड स्टैंडर्ड. तो स्टार्ट विद दैट इज द वन एसेंशियल रिक्वायरमेंट. बिल्कुल, मतलब एनसीईआरटी से अच्छा कुछ है ही नहीं ज्योग्राफी के लिए, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स में डायरेक्ट सेंटेंसेस आपके एनसीईआरटी से उठ के आ जाते हैं. तो 9 to 12 की ज्योग्राफी तो एकदम एसेंशियल हो जाती है. बाकी आजकल ज्योग्राफी हैज़ ऑल्सो बिकम करंट रिलेटेड. जो मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सिर्फ आपके स्टैटिक नहीं रह गए हैं, वो भी अक्रॉस द वर्ल्ड फिनोमिनाज से आ रहे हैं. तो उसमें इसलिए आपकी करंट की नॉलेज भी थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है. उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एक जीसी लियोंग भी बुक होती है, मैंने उसके साथ सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. हाँ जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है, नेचुरल रीजन्स के लिए. बिल्कुल. तो उसके लिए उसके साथ मैंने सप्लीमेंट किया था, बट मैंने एनसीईआरटीज पे ही ज़्यादा फोकस किया है, वो प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. और पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से मैंने देखे हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए इंक्लूडिंग ज्योग्राफी. उससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके आउट ऑफ हैंड है. वेरी गुड. एंड नाउ कमिंग टू मॉडर्न इंडिया एंड द आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री पार्ट. आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए तो मैंने ऑनेस्टली बहुत कोई स्पेसिफिक सोर्स मेरा एज सच नहीं था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी बहुत डायनामिक रहता है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है उसके लिए. तो मैंने बहुत अलग अलग जगहें से उनकी चीज़ें, हाँ मैंने कुछ टॉपर नोट्स, कुछ फ्रेंड्स के नोट्स, कुछ अपने नोट्स, सबको इंटीग्रेट करके बनाया था. तो कोई एक सोर्स मेरा नहीं रहा है आर्ट एंड कल्चर के लिए. मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हमेशा रहती ही है, और वो मुझे लगता है उससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाता है. क्लास नोट्स को कैसे इंटीग्रेट किया अपनी प्रिपरेशन में? क्लास नोट्स बहुत इंटेग्रल पार्ट थे मेरे लिए, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग उन्हीं से बनी कि एक्चुअली हर सब्जेक्ट में क्या
कंपोनेंट्स हैं उनको हम्म। कैसे ब्रेक करना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग सब कुछ मेरी क्लास नोट से बनी। तो हिस्ट्री में जैसे हिस्ट्री में एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर मॉडर्न, तो इनके जो क्लास नोट्स हैं और इसके बाद फिर आपने स्पेक्ट्रम को इंटीग्रेट किया, हाँ तो जी। यू स्टार्टेड रीराइटिंग योर नोट्स मिक्सिंग बोथ, या फिर आपने स्पेक्ट्रम में अलग से मार्क कर लिया और उसको पढ़ लिया? सो प्रीलिम्स के लिए सर मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाए थे। प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा डायरेक्ट बुक से ही पढ़ती थी और उसमें मैंने मार्क कर रखा था। मेंस के लिए मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने अपनी स्टैंडर्ड बुक्स अपने नोट्स को इंटीग्रेट करके कर एक लिया। शॉर्टर फॉर्म वर्जन में बना मैंने लिया। बना लिया था। तो ऐसे मैंने इंटीग्रेट किया था उनको। The topics which are not in prelims, और I will talk about the environment also, क्योंकि वो भी एक evolving area है और हमेशा चेंज होता रहता है, ecology and environment। उसमें क्या सोर्सेज पढ़े आपने? एनवायरनमेंट के लिए एक तो क्लासेस तो मेरी रही हैं एपी सिंह की। और हाँ सर, अमेजिंग क्लासेस, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, बहुत क्रिस्प कंसाइज वे में उन्होंने सब चीज़ें कवर करी थी। तो मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छा उनका मटेरियल था और उसको साथ में मैंने बुक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया था। और करंट अफेयर्स एनवायरनमेंट में हमेशा ही रहता है, कौन सी नई सैंक्चुरीज आई हैं, कौन से नए रामसर साइट्स आई हैं, ये सारी चीज़ें आपको एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करनी ही करनी ही पड़ती है। पड़ेंगी। हाँ एंड एनवायरनमेंट ऑलवेज हैव करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन, वो तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड कमिंग टू द एरियाज विच आर नॉट इन प्रीलिम्स, पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, उसमें क्या सोर्स पढ़े आपने? एथिक्स के लिए मुझे लगता है KM पटी सर वॉज अगेन, उनके नोट्स वर अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मी। उन्होंने बोला था वो फॉलो करना, मैंने वही फॉलो करे हैं। बट उसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे जगह से इकट्ठे करे, केस स्टडीज। मुझे जो भी न्यूज़पेपर में कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मिलता था, या कभी हम लोग यूट्यूब देख रहे होते हैं या कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जो बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, वो मैंने ऐड कर लिए। तो एथिक्स वो समथिंग जो हमेशा इवॉल्विंग था मेरे लिए। मुझे जो भी नया चीज़ मिलती थी मैं इंटीग्रेट कर लेती थी उसके अंदर एज एग्जाम्पल्स, इन केस स्टडीज़, जो आप सप्लीमेंट कर सकते हो अपने आंसर्स को टू मेक देम यूनिक। क्योंकि कॉमन एग्जाम्पल सब लिखते हैं जो सारी बुक्स में मिलते हैं, बट जो करंट की हर दिन नई नई चीज़ें हो रही हैं, नए नए ऑफिसर्स क्या अच्छा कर रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर, क्या क्या नई अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, कौन से नए अच्छे इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, ये चीज़ें आप करंट से ही इंटीग्रेट कर सकते हैं एथिक्स के अंदर। Interview is a phase, which for you was the first interview of UPSC, and facing first interview, definitely it requires preparation. तो क्या आपने प्रिपरेशन फेज इंटरव्यू में किस तरह से तैयारी की? सो मेरा इंटरव्यू सर सेकेंड डे पे आ गया था। माई इंटरव्यू वॉज ऑन द 9th of December। तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम था इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। बट इंटरव्यू में आई थिंक एक तो पीयर ग्रुप रियली हेल्प्ड। उन्होंने बहुत चीज़ें मेरे साथ मेरी प्रिपेयर करवाई, स्पेशली डैफ जो एक इंटेग्रल पार्ट होता है हमारे इंटरव्यू का। सेकंड, मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थी विद नेक्स्ट IAS, तो अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स गॉट कवर्ड उसके अंदर। तो दैट वाज अ ह्यूज रिलीफ, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ मेरी उससे काफ़ी कवर हो गई थी। तो दैट वाज अ ह्यूज रिलीफ। एंड उसके साथ मैंने 2-3 मॉक्स दिए थे, सो मेरे पास टाइम इतना ही था इंटरव्यू के लिए। एंड बाकी जस्ट टुक द नेम ऑफ गॉड एंड एंटर्ड द एग्ज़ाम, द UPSC भवन, कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं मेरे पास। वैसे कभी कभी ना जल्दी इंटरव्यू आना भी एक एडवांटेज होता है। बिल्कुल। इट मे नॉट बी एडवांटेजेस फॉर दोज हु आर अनप्रिपेयर्ड, बट आपके केस में तो अच्छा ही हुआ। आपका क्या स्कोर रहा इंटरव्यू में? मेरा स्कोर 171 था इंटरव्यू अच्छा, में। ठीक था। इट स्टिल देयर वाज स्कोप, बट अच्छा था। डेफिनेटली स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट तो हमेशा ही हमेशा होता है रहता है सर। यूपीएससी बिल्कुल की इस जर्नी में ना, कभी आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते बिल्कुल कि सर। होगा इसके बाद नहीं हो सकता There's आगे। always something you can do better. There's always something you can do yes, more. yes. And in the first interview, first mains, you have reached in top 100 rank. This is remarkable. So once again, congratulations to you and wish you all the best. And my last question would be, would you like to share your thought for the students who are writing prelims 2026 in this small period of time left in the last moment? What would be do's and don'ts?
बिल्कुल सर। सो आई थिंक सबसे बड़ा इशू जो आता है प्रीलिम्स से पहले वो आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का। हम्म, आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आती चीज़ें, आप डर जाते हो हम्म, कि इतना कुछ है पर मेरे को नहीं आता, बट ट्रस्ट मी आपको आता है। आपने इतनी मेहनत करी है, इतने महीनों इतने साल लगाए हैं इस प्रिपरेशन के अंदर, आपको जितना आज आता है आपको उतना ही 1 महीने बाद जब आप उस एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आपको उतना ही आता होगा। हम्म, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इज़ द की टू एसिंग प्रीलिम्स। उस एग्ज़ाम हॉल में घुसिए ये सोच के कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो वो क्वेश्चन किसी को किसी भी और को भी नहीं नहीं आता। आता। सो अगर आप इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखेंगे तो वो 2 घंटे आपको चैलेंजिंग नहीं लगेंगे, आपको वो 2 घंटे बहुत एक्सिलरेटिंग लगेंगे। आपको लगेगा कि आप इन कंट्रोल हो ऑफ द एग्ज़ाम एंड नॉट द एग्ज़ाम कंट्रोलिंग यू। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन, बी पॉजिटिव, ठीक है। अपने ऊपर अपनी प्रिपरेशन पे हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए एंड गिव योर बेस्ट। देर इज़ नो परफेक्ट इन यूपीएससी बट देर इज़ ऑलवेज the option of giving your best. बेस्ट। So do that, and I really hope and I really wish all of them best of luck, the very best of luck, and I hope to see all of them succeed. That's great, and thank you for giving your suggestions and your inputs for the aspirants who are facing 2026. एक क्वेश्चन और वो मिस कर गया मैं, and that is, how was your experience with the Next IAS as an institution and with the teachers of Next IAS? I think Next IAS has laid the foundations for my preparation on which it was built. The foundation course as well as the interview guidance program that I was enrolled in. I think there was never any phase where Next IAS has not been supportive. It has always given its best to the students and they always put their best foot forward. तो मेरा experience बहुत ही अच्छा रहा है हमेशा Next IAS के साथ, and I've been associated with Next IAS for 3 years now. I've been their student, so I'm beyond grateful. And I think they've given me that stepping stone to reach where I am today. Any specific teacher जिसको आप सोचते हैं कि उनका सपोर्ट ज़्यादा अच्छा रहा, या ऐसे कोई टीचर्स? सर ऑनेस्टली सारे ही टीचर्स इतने सपोर्टिव रहे हैं नेक्स्ट आईएएस में, मतलब from the top of my head, KM Pati sir for ethics, incredible teacher. Then Vibhas sir for economy has always been amazing. Matlab economy was a foreign subject to me before he started teaching it. Then along with it, Ayaz sir for science and tech, AP sir for environment, Ruchika ma'am for IR. I think all of them have been so crucial in my preparation to make me understand what the subjects actually are, what the exam demands from these subjects from you. So I don't think I can give credit to any one of them. They've all worked together as a team to help me reach where I am today. That's great. So thank you, Yashvi. And this was the discussion with the Yashvi Jain. She has secured All India Rank 97 in 2025. If you want any support from us, you can contact us. We are always there to support you. Thank you very much. Jai Hind.